गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है P2 क्लासेस पर। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क, यानी दूध के जो गुण हैं और उसके कौन कौन से टेस्ट हैं। आज उनके दूध के जो गुण और टेस्ट के बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुण नियंत्रण। गुण और नियंत्रण आज देखने वाले हैं, दो टॉपिक इनके दूध के सारे। सबसे पहले मैं बात करूं ज्ञानेंद्रिय, यानी ज्ञानेंद्रिय टेस्ट, यानी ज्ञानेंद्रिय का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को देखना, सुनना, सूंघना और इसका स्वाद महसूस करना। ये सारे के सारे 4-5 प्रकार की जो ज्ञानेंद्रिय है इन्हीं की सहायता से दूध की क्वालिटी का, दूध की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है। दूध सही है, खराब है, गुणवत्ता का पता लगाया जाता है 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, यानी दूध को सूंघना, इसके बाद में देखते हैं दूध को देखना, दूध को चखना मतलब टेस्ट, दूध का टेस्ट करना। और ये सारी की सारी चीज़ें हैं। दूध को सूंघ कर बता सकते हैं दूध की स्मेल किस प्रकार से आ रही है, दूध को देख कर बता सकते हैं, दूध को टेस्ट करके बता सकते हैं दूध की क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जिसे बोलते हैं COB, यानी क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। COB की फुल फॉर्म है क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। इसके अंदर दूध को, कभी कभी आपने देखा होगा, दूध को हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर दूध फट जाता है। वो दूध जब फट जाता है उसका रीज़न होता है दूध के अंदर जो अम्लीयता है, अम्लीयता जिसे बोलते हैं एसिडिटी, अम्लीयता, एसिडिटी, अम्लीयता। जब दूध के अंदर अम्लीयता 0.30 से लेकर 0.34 के बीच में होती है तो दूध जनरली सामान्यतः फट जाता है। इसी वजह से COB यानी क्लॉट ऑन बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट किया जाता है। गुणवत्ता टेस्ट करने के लिए दूध की अम्लीयता 0.30 से 0.34 के बीच में होती है तो दूध फट जाता है। सामान्यता यानी जो जनरली जो एसिडिटी होती है, अम्लीयता होती है दूध की 0.14 से 0.16 के बीच में इसकी रेंज होती है। 0.14 से 0.16 के बीच में रेंज होती है। तीसरा पॉइंट की मैं बात करूं दूध के टेस्ट के बारे में कि दूध को हम किस किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपेक्षिक घनत्व। देखो आपेक्षिक घनत्व दूध का जनरली अपन को पूछे, जनरली आपेक्षिक घनत्व दूध का पूछे तो 0.28 से 0.34, यानी 0.28 से 0.34 के बीच में, 0.28 से 0.34 के बीच में दूध का आपेक्षिक घनत्व रहता है। आपेक्षिक घनत्व जनरली इलेक्ट्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व जनरली इलेक्ट्रोमीटर जनरली इलेक्ट्रोमीटर की सहायता से चेक किया जाता है। इलेक्ट्रोमीटर की सहायता से आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। यदि रेंज पूछे 0.28 से 0.34 के बीच में जो रेंज है आपेक्षिक घनत्व की रेंज होती है। नेक्स्ट मैं बात करूं आपेक्षिक घनत्व के बाद में मैं नेक्स्ट टेस्ट के बारे में बात करूं। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करूं मैं,
जिसे बोलते हैं यानी वसा परीक्षण। क्या बोला जाता है? वसा परीक्षण। यानी फैट का जो टेस्ट होता है वो किससे करते हैं? फैट का टेस्ट जनरली बिटायरोमीटर और एक और आता है गर्बर। बिटायरोमीटर और गर्बर विधि द्वारा बिटायरोमीटर मैं हिंदी में लिख देता हूँ। बिटायरो सबसे पहले हम बात करते हैं वसा का परीक्षण। सर वसा का परीक्षण करते हैं तो सबसे पहले दो इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं, बिटायरोमीटर और गर्बर मीटर और बिटायरोमीटर। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है गर्बर मीटर और बिटायरोमीटर। इसके अंदर जो केमिकल काम में आता है टेस्ट करते टाइम, जो रसायन जिसे हम बोलते हैं केमिकल, जो केमिकल काम आता है उसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे आप बोलते हो H2SO4 ये 10% काम में लिया जाता है, ये 10 ml काम में लिया जाता है, 10% काम में लिया जाता है, 10% काम में लिया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट हम बात करते हैं वसा परीक्षण हो गया, अपेक्षिक घनत्व हो गया, COB यानी क्लोट ऑन द बॉइलिंग टेस्ट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, 4-5 जो टेस्ट है। सबसे पहला टेस्ट मैं आपको लिखवाऊँ। सबसे जो पहला जो टेस्ट है उस टेस्ट का नाम है स्टार्च परीक्षण। सेकेंड टेस्ट है वर्षा पानी। सेकेंड है भैंस के दूध में गाय का दूध मिलाना। भैंस के दूध में गाय का दूध मिलाना, या फिर भैंस के दूध को गाय का दूध बताकर बेचना। सबसे पहले मैं बात करूं स्टार्च परीक्षण की बात करते हैं। स्टार्च परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट काम में लिया जाता है? उसको बोला जाता है आयोडीन। आयोडीन टेस्ट है, आयोडीन परीक्षण है। सामान्यतः स्टार्च का परीक्षण करने के लिए आयोडीन टेस्ट काम में लेते हैं। वर्षा पानी यानी वर्षा का दूध के अंदर वर्षा का पानी मिलाना, यानी बरसात का पानी मिलाना, जिसे बोलते हैं AgNO3। वर्षा का पानी दूध के अंदर मिलाना, जिसे वर्षा का पानी दूध के अंदर मिलाना। इस टेस्ट को बोला जाता है नाइट्रेट टेस्ट। इसको बोला जाता है नाइट्रेट परीक्षण किसके लिए किया जाता है? नाइट्रेट परीक्षण दूध के अंदर वर्षा का पानी मिलाने पर नाइट्रेट टेस्ट किया जाता है। स्टार्च का परीक्षण आयोडीन टेस्ट में किया जाता है। और भैंस के दूध में गाय का दूध मिलाना या फिर भैंस के दूध को गाय का दूध बताकर बेचना, इस टेस्ट के लिए काम में लिया जाता है हंसा टेस्ट। क्या काम में लिया जाता है? हंसा। हिंदी में लिख देता हूँ हंसा टेस्ट। ये 4-5 प्रकार के जो प्रॉपर्टीज और जो टेस्ट थे मैंने आपको बता दिए हैं। आपको ये सारे के सारे टेस्ट याद करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ मैं मिल्क प्रोडक्ट। नेक्स्ट मैं बात करूँ मिल्क प्रोडक्ट यानी दूध के उत्पाद। प्रोडक्ट का मतलब समझ गए होंगे कि हम दूध से कौन कौन से उत्पाद बना सकते हैं। दूध से दही, घी, मक्खन, छाछ,
छाछ, पनीर, मावा वगैरह सारे के सारे, क्रीम, सारे के सारे जो उत्पाद है वो सारे के सारे दूध से मिलकर बने होते हैं। सबसे मैं पहले जो बात करूँ उत्पाद की, उसे बोलते हैं खीस या कोलेस्ट्रम। देखो सही से लिख देता हूँ, कोलेस्ट्रम। देखो आप राइटिंग पे मत जाना मेरी। खीस किसको बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। कोलेस्ट्रम किसे बोलते हैं? कोई भी जब गाय का बच्चा पैदा होता है तो 1 से 4 दिन तक जो दूध निकलता है उसे कोलेस्ट्रम बोला जाता है। उसी दूध को हिंदी में खीस और इंग्लिश में कोलेस्ट्रम बोला जाता है। कोलेस्ट्रम दूध में, यानी कोलेस्ट्रम के अंदर 8 गुना विटामिन ए होता है, 2 गुना विटामिन डी होता है और 9 गुना मिनरल्स होते हैं, यानी खनिज लवण होते हैं। कितने होते हैं? यानी 9 गुना, 8 गुना तो विटामिन ए पाया जाता है, 2 गुना विटामिन डी पाया जाता है, 9 गुना उसके अंदर खनिज लवण यानी मिनरल्स पाए जाते हैं। और जो खीस होता है वो लग्जेटिव, यानी आप जिसे मृदुचेरक, लग्जेटिव का मतलब ये होता है जो पेट को साफ करने का, लग्जेटिव का मतलब होता है जो पेट को साफ करने के लिए जो खिलाया जाता है उसे मृदुचेरक या लग्जेटिव बोला जाता है। जिससे पेट साफ हो जाता है, पेट की गंदगी साफ हो जाती है, उसे मृदुचेरक यानी लग्जेटिव बोला जाता है। और जो खीस या कोलेस्ट्रम होता है वह एक प्रकार का प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक है और हाईएस्ट एनर्जी सोर्स है। इसके अंदर सारे विटामिन डी, मतलब विटामिन, मिनरल्स और सारे के सारे प्रोटीन्स वगैरह सारे के सारे इसके अंदर कोलेस्ट्रम के अंदर पाया जाता है। कोलेस्ट्रम को मैं एक चीज़ आप याद रखना, बछड़े का आकार होता है उसका 10% ही बछड़े को हमेशा कोलेस्ट्रम पिलाया जाता है। यानी आपको देखो एवरेज आइडिया बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो साइज है, साइज का 10% आपको याद रखना है। आपको हमेशा याद रखना है कि जो साइज है उसका 10% ही बछड़े को कोलेस्ट्रम पिलाया जाता है प्रतिदिन। यदि आपको कोई नॉर्मल रेंज पूछ ले तो आप 2 से 2.5 लीटर, यानी 2 से ढाई लीटर आप इसको अंदर बोलोगे, 2 से 2.5 लीटर बछड़े को प्रतिदिन कोलेस्ट्रम यानी खीस पिलाना चाहिए। और यदि आपको कोई रेंज पूछ ले तो सर जो साइज होती है उसका 10%, मतलब आकार का 10% भाग ही कोलेस्ट्रम पिलाया जाता है। कोलेस्ट्रम को खीस को गर्म करने पर उसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो स्कंदित हो जाती है, जिससे अपन भिन्न प्रकार के आइटम बनाते हैं, खाने के लिए काम में लिया जाता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक, सबसे ज़्यादा मिनरल्स सारे के सारे खीस यानी कोलेस्ट्रम के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा मैं प्रोडक्ट की बात करूं, पहला प्रोडक्ट खीस हो गया। दूसरे प्रोडक्ट की मैं बात करूं जिसे बोलते हैं क्रीम। क्या बोला जाता है? क्रीम बोला जाता है। जिसे क्रीम बोला जाता है, क्रीम 40 से 60% जो वसा होता है उसे क्रीम बोला जाता है। क्रीम दूध के ऊपर जो वसा होता है उसको अलग करने की जो प्रोसेसिंग होती है उससे प्रोसेसिंग में से जो निकलता है उसे क्रीम बोला जाता है। वसा को अलग कर लिया जाता है, उसे क्रीम बोला जाता है, उसे ही क्रीम बोला जाता है। यानी कोई जो दूध है, अभी ये जो दूध है इसके अंदर यदि फैट मिला हुआ है तो ये वोल मिल्क है, यानी कंप्लीट इसके अंदर अभी फैट है तो इसे होल मिल्क बोला जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, किसी दूध के अंदर यदि फैट को निकाला जाता है तो उसे सेपरेटा कहा जाता है।
सेपरेटा बोला जाता है। किसी दूध के अंदर वसा या क्रीम को निकाल लिया जाता है तो उसे सेपरेटा बोला जाता है, उसे सेपरेटा बोला जाता है। एक और सेपरेटा से एक चीज़ आपको एक और बताऊं, आपने पढ़ा था सॉलिड नॉट फैट। सॉलिड नॉट फैट यानी वसा रहित, यानी वसा रहित ठोस पदार्थ, वसा रहित ठोस पदार्थ। यदि इस कोई भी दूध के अंदर पानी मिलाते हैं, कोई भी दूध के अंदर पानी मिलाते हैं तो SNF हमेशा कम होगी, हमेशा और हमेशा कम होगी। और किसी दूध के अंदर सेपरेटा मिला देते हैं, किसी दूध के अंदर सेपरेटा मिला दिया जाता है तो उसमें SNF बढ़ जाएगी, उस दूध के अंदर दूध की SNF सॉलिड नॉट फैट बढ़ जाएगा। किसी दूध के अंदर पानी मिलाते हैं तो SNF घट जाती है, किसी दूध के अंदर सेपरेटा मिलाते हैं तो उसमें SNF बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रीम के ऊपर ही। क्रीम जो होती है क्रीम जो होती है सबसे मैं पहले बात करूं, उसे बोलते हैं टेबल क्रीम जिसे बोलते हैं वो पतली क्रीम, जिसे बोला जाता है पतली क्रीम, जिसे पतली क्रीम बोला जाता है। पतली क्रीम के अंदर 18 से 25% तक जिसमें फैट पाई जाती है उसे पतली क्रीम बोला जाता है। नेक्स्ट बात करूं, उसे बोला जाता है मीडियम यानी मध्यम क्रीम, जिसे विपिंग हिंदी में भी लिख देता हूँ विहिपिंग, जिसे विपिंग क्रीम भी बोला जाता है। यानी मध्यम जो क्रीम होती है उसके अंदर 25 से 45% जिस क्रीम के अंदर वसा पाई जाती है, फैट पाया जाता है, उसे मध्यम या विपिंग क्रीम बोला जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्रीम के अंदर, आप याद रखना, इम्पोर्टेंट है। 25 से 45 के बीच में 25 से 45 के बीच में फैट परसेंटेज होता है उसे मध्यम या विपिंग क्रीम बोला जाता है। पतली क्रीम को टेबल क्रीम बोला जाता है। जो गाढ़ी क्रीम होती है, गाढ़ी क्रीम उसे 45 से 60% उसके अंदर वसा पाई जाती है, 45 से 60% वसा पाई जाती है। और जिसे प्लास्टिक क्रीम क्या बोला जाता है? प्लास्टिक क्रीम के अंदर 60 से लेकर 70% तक वसा पाई जाती है, उसे प्लास्टिक क्रीम बोला जाता है। अपन सबसे पहले बात करते हैं सर, क्रीम 4 प्रकार की होती है। टेबल क्रीम या पतली क्रीम जिसमें वसा 18 से 25% पाया जाता है। मीडियम क्रीम जिसे विपिंग क्रीम भी बोला जाता है, उसमें फैट 25 से 45% पाया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ गाढ़ी क्रीम जिसे बोला जाता है 45 से 60%। और उससे भी आगे जो क्रीम है प्लास्टिक क्रीम बोला जाता है 60 से 70%। आपको एक इम्पोर्टेंट कन्फ्यूजन दूर कर दूं, गाढ़ी क्रीम और प्लास्टिक क्रीम कोई किताबों में एक है जिसकी रेंज दी गई है 45 से 70%। देखो इम्पोर्टेंट बात है, गाढ़ी क्रीम और प्लास्टिक क्रीम कोई बुक्स के अंदर दोनों को एक माना गया है, कोई के अंदर 4 क्लासिफाइड किया गया है, किसी के अंदर 3 किया गया है। पहला क्लासिफाइड, सेकंड क्लासिफाइड और थर्ड क्लासिफाइड, इन दोनों को थर्ड क्लासिफाइड मान लिया गया है। ठीक है, किसी के अंदर 4 है, किसी के अंदर 5 है। यदि आपको गाढ़ी क्रीम या प्लास्टिक क्रीम की रेंज 45 से 70% मिलती है तो दोनों को एक मानते हैं। पतली क्रीम की रेंज है 18 से 25 और मीडियम की है 25 से 45। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, क्रीम निकालते टाइम टेम्परेचर कितना होना चाहिए। क्रीम निकालते टाइम जो टेम्परेचर है, क्रीम निकालते टाइम जो टेम्परेचर है 32 से 37 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होना चाहिए। यानी क्रीम निकालते समय इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 32 से 37 डिग्री टेम्परेचर क्रीम निकालते टाइम होना चाहिए। क्रीम निकालने की विधियाँ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विधियाँ।
यानी मेथड पढ़ते हैं किसके, क्रीम निकालने के, मेथड ऑफ क्रीम सेपरेशन, मेथड ऑफ क्रीम सेपरेशन, मेथड ऑफ क्रीम सेपरेशन, यानी विधियाँ पढ़ते हैं निकालने की। सबसे पहले जो विधि है उसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण विधि बोलते हैं। सेकंड जो मेथड है जिसे अपकेंद्रीय बल विधि बोला जाता है। पहले मेथड को गुरुत्वाकर्षण मेथड बोला जाता है, दूसरे को अपकेंद्रीय विधि बोला जाता है, तीसरा मेथड है उसे बोला जाता है जर्सी विधि। क्या बोला जाता है, जर्सी विधि बोला जाता है। गुरुत्वाकर्षण जो विधि है वो सरल और उपयोगी है। यानी सबसे सरल और उपयोगी विधि कौन सी है, गुरुत्वाकर्षण है। और अपकेंद्रीय बल की बात करूं, इस विधि के अंदर किसी भी पात्र के अंदर दूध को डालकर उसे बहुत तेज गति से घुमाया जाता है, जिससे कि दूध में जो वसा होती है, जो क्रीम है, वो ऊपर आ जाती है। इसी विधि को अपकेंद्रीय विधि बोला जाता है। तो अपकेंद्रीय विधि में मैं आपको बताऊं, अपकेंद्रीय विधि के अंदर 2000 से 4000 राउंड पर मिनट, यानी 2000 से 4000 राउंड पर मिनट इसके रोटेशन को काम लिया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, इस विधि के अंदर जो सेपरेटर जो मशीन होती है, क्रीम सेपरेटर जो मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय विधि में जो मशीन काम ली जाती है, उसके अंदर जो बाउल होता है, यानी मशीन का एक भाग है जिसे अपन बाउल बोलते हैं। बाउल को हार्ट ऑफ मशीन बोला जाता है, यानी हृदय बोला जाता है। बाउल को हृदय बोला जाता है। और जो स्क्रू होता है, इससे क्रीम को पतला और ज़्यादा या मोटा कर सकते हैं। यानी जो इसके अंदर स्क्रू होता है, मशीन के अंदर स्क्रू लगा होता है, तो इसकी वजह से क्रीम की थिकनेस को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। बाउल होता है, बाउल को उस मशीन का हृदय बोला जाता है या मुख्य पात्र बोला जाता है। मशीन के अंदर मुख्य पात्र किसे बोला जाता है, तो बाउल को बोला जाता है। स्क्रू को थिकनेस बढ़ाने और घटाने के अंदर काम में लिया जाता है। फर्स्ट प्रोडक्ट पढ़ा था खीर, सेकंड प्रोडक्ट पढ़ लिया था क्रीम। अब दूध का जो थर्ड प्रोडक्ट है, उसे बोलते हैं कर्ड। क्या बोला जाता है, कर्ड यानी दही। आप सभी को दही के बारे में पता होगा। देखो, दही है वह तीन बैक्टीरिया यानी जो 3 बैक्टीरिया है उसके वजह से दही जमती है, या इसके किण्वन से दही जमती है, जिसे बोलते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस बुर्गेन्स। लैक्टोबैसिलस लेप्टाई।
देखो सबसे पहले दही के अंदर 3 इम्पोर्टेंट जो जीवाणु हैं, इन जीवाणुओं का नाम है सबसे पहले लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस बुर्गेंस, लैक्टोबैसिलस लेप्टी या स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस। तीन जो मुख्य बैक्टीरिया है दही को जमाने के अंदर काम आता है। सबसे पहला आता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, सेकंड जो आता है लैक्टोबैसिलस बुर्गेंस, थर्ड आता है लैक्टोबैसिलस लेप्टाई या फिर लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस। हिंदी में लिख देता हूँ, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस। दही के अंदर 3 मुख्य बैक्टीरिया होते हैं जो दही को जमाने का कार्य करते हैं। दही को जनरली 21 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जमाया जाता है। दही को जनरली 21 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जमाया जाता है। दही को जनरली 21 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जमाया जाता है। दही के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दही आसानी से पचाने का कार्य करती है। दही के अंदर यदि पूछे प्रोटीन पूछे तो प्रोटीन 3% है। दही के अंदर वसा यदि दही के अंदर पूछे तो 4 से 6% तक दही के अंदर वसा पाई जाती है। प्रोटीन 3% पाई जाती है दही के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं दही के अंदर यानी दही के अंदर जो सुगंध आती है वो किसकी वजह से आती है। दही के अंदर जो सुगंध आती है उससे सुगंध डाई एसिटिलीन के कारण दही के अंदर सुगंध उत्पन्न होती है। दही को 21 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जमाया जाता है। दही के अंदर 3% प्रोटीन पाई जाती है, 4 से 6% फैट पाया जाता है। दही के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, उसे बोला जाता है घी। आप सभी को पता है घी को हम दूध से दही बनाकर फिर उसको मथ कर घी निकाला जाता है। देखो दही के अंदर फैट होता है वो 99% होता है। घी के अंदर जो फैट होता है 99% होता है। कितना होता है? 99% होता है। घी के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन सा वाइटामिन पाया जाता है? तो हम बात करते हैं विटामिन ए है जो घी के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। घी किस फॉर्म में मिलता है? सर ट्राइग्लिसराइड के रूप में घी मिलता है। घी को ट्राइग्लिसराइड कॉम्प्लेक्स के रूप में घी पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्तिष्क या दिमाग को मजबूत करने के लिए घी के अंदर कौन सा पदार्थ पाया जाता है? मस्तिष्क या दिमाग को मजबूत करने के लिए घी में अंदर कौन सा पदार्थ पाया जाता है? उसे बोलते हैं फास्फोलिपिड। क्या बोलते हैं? फास्फोलिपिड। यानी इसका रीजन सीधा सीधा सा है। घी के अंदर 99% फैट पाया जाता है। घी के अंदर
सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। ट्राइग्लिसराइड कॉम्प्लेक्स घी के अंदर पाया जाता है। और ब्रेन यानी दिमाग, और दिमाग को मजबूत करने के लिए, दिमाग को मजबूत करने के लिए घी के अंदर फास्फोलिपिड प्रकार का यौगिक पाया जाता है। घी निकालते समय घी का टेम्परेचर 110 से 115 डिग्री घी का टेम्परेचर होना चाहिए। कितना? 110 से 115 डिग्री घी का टेम्परेचर होना चाहिए। घी के अंदर दुर्गंध की मैं बात करूँ, घी के अंदर दुर्गंध की बात करूँ तो घी के अंदर दुर्गंध और सुगंध की बात करूं तो एक्रोलीन, और घी के दुर्गंध की बात करूं तो डाई एसिटिलीन। यानी घी के अंदर सुगंध की बात करते हैं, घी के अंदर सुगंध की मैं बात करूं तो सुगंध के अंदर एक्रोलीन के कारण घी के अंदर सुगंध आती है। और दुर्गंध की बात करूं तो डाई एसिटिलीन के कारण घी के अंदर बदबू या दुर्गंध आने लगती है। घी का आपेक्षिक घनत्व की मैं बात करता हूं। आपेक्षिक घनत्व घी का 0.93 होता है। घी का आपेक्षिक घनत्व 0.93 होता है। घी को अधिक टेम्परेचर पर रखने पर घी के अंदर दुर्गंध आनी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए घी को 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर घी को रखा जाता है। इससे ज़्यादा धूप में या अधिक टेम्परेचर पर रखने पर घी के अंदर स्मेल या दुर्गंध सी आने लगती है। दुर्गंध हाई यानी हाई टेम्परेचर के कारण घी के अंदर दुर्गंध आने लगती है। अपन ने घी के बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक के बाद में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करूं जिसे बोलते हैं छेना, जिसे बोलते हैं छेना या पनीर। छेना या पनीर की मैं बात करूं, सबसे पहला पॉइंट, जो गाय का दूध होता है उसके अंदर 14% प्रोटीन पाई जाती, ये 14% इसके अंदर मिलता है। और बफेलो की मैं बात करूं, BAFFALO, बफेलो की मैं बात करूं तो इसके अंदर 20% रूप में इसके अंदर मिलता है। छेना या पनीर गाय के अंदर 14% मिलेगा, भैंस के अंदर 20% इसके अंदर मिलता है। पनीर या छेना यानी 100 ml दूध लोगे तो इसमें से 20 ग्राम आपको पनीर मिलेगी भैंस के दूध के अंदर। यदि गाय का दूध लोगे, 100 ml दूध लोगे तो इसके अंदर 14 ग्राम आपको वापस पनीर मिलेगा। 14 ग्राम आपको वापस पनीर मिलेगा। एक शब्द है रेनेट। रेनेट एक एंजाइम, एक रेनेट एज है। एंजाइम काम में ले लो या केमिकल काम में ले लो। गाय के दूध या भैंस के दूध को स्कंदित करने के लिए, फटाने के लिए रेनेट काम में लिया जाता है, जिससे कि पनीर बनता है। और 66 ग्राम रेनेट काम में लिया जाता है। 66 ग्राम रेनेट काम में लिया जाता है। और गाय के दूध से पनीर बनाने के लिए टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड मैं लिख देता हूँ। टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड, लेमन, नींबू, ये सारे के सारे पदार्थ गाय के दूध या भैंस के दूध से पनीर या छेना बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं, जिससे कि दूध स्कंदित या फट जाए। फटने के बाद में पनीर या छेना बना लिया जाता है। इम्पोर्टेंट बात है, सबसे अच्छा छेना या पनीर गाय के दूध से बनता है। गाय के दूध से बनता है।
देखो बनने में तो दोनों के दूध से बन जाएगा, बनने में भैंस के दूध से भी बनता है, गाय के दूध से भी बनता है, पर सबसे अच्छी क्वालिटी का जो छेना या पनीर है वो छेना या पनीर है वो गाय के दूध से बनता है। आपको इसके अंदर 4 से 5 पॉइंट याद रखना है, ओनली एंड ओनली परसेंटेज याद रखना है। रेनेट के बारे में लास्ट एग्जाम आप सभी ने देखा होगा, कृषि पर्यवेक्षक 2024 फरवरी है, यानी 4 फरवरी 2024 के अंदर कृषि पर्यवेक्षक के अंदर रेनेट के बारे में पूछा गया था। रेनेट से कौन सा पदार्थ बनाया जाता है, रेनेट मिलाकर दूध से कौन सा पदार्थ बनाया जाता है, तो इसके अंदर ऑप्शन थे घी, दही, पनीर और खोया। तो इसके अंदर जो ऑप्शन था वो पनीर या छेना को टिक करके आना था। नेक्स्ट मैं बात करूँ, नेक्स्ट प्रोडक्ट की मैं बात करूँ जिसे खोया बोला जाता है, जिसे खोया बोला जाता है, जिसे खोया बोला जाता है। खोया का मीनिंग होता है मावा, मावा बोला जाता है, यानी दूध को गर्म कर करके उसमें से पानी की भाप बनाकर उससे मावा तैयार करना, उसे ही खोया बोला जाता है। यानी दूध को निर्जलीकरण, यानी दूध के अंदर से पानी की जो मात्रा है उसको गर्म कर भाप बनाकर उड़ाने के बाद में जो थोड़े से मात्रा में जो मावा बचता है या जो पदार्थ बचता है उसे खोया बोला जाता है, यानी खोया बोला जाता है। दूध है, दूध के अंदर से जल को निकाल देते हैं, किससे निकालते हैं, हॉट कर या गर्म कर जो प्रोडक्ट बचता है उसे खोया बोला जाता है। दूध के अंदर जो जल है उसे गर्म करके निकाल देते हैं, जो प्रोडक्ट बचता है उसे खोया या मावा बोला जाता है, जिसे खोया या मावा बोला जाता है। सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का यानी अच्छी गुणवत्ता का, अच्छी गुणवत्ता का खोया किससे बनता है, तो हम बोलेंगे सर जो बफेलो है, जो भैंस है, उससे अच्छी क्वालिटी का खोया बनाया जाता है, अच्छी क्वालिटी का खोया बनाया जाता है। दूध के जो सारे के सारे प्रोडक्ट थे हम सब ने एक एक प्रोडक्ट को देखा है, दूध, दही, पनीर, घी, सारे के सारे खोया, छेना, सारे के सारे हम सब ने ये दूध से जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं उसके बारे में देख लिया है। दूध से संबंधित सारे के सारे टॉपिक हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ब्रीडिंग सीजन, ब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।